हेलो दोस्तों। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के भारत स्किल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे। तो ये ट्रेड क्या रहेगा, इलेक्ट्रीशियन और ट्रेड थ्योरी का हम लोग आज सोल्यूशन करेंगे, जिसमें हम लोग आज का चैप्टर रहेगा आपका कंट्रोल कंट्रोल पैनल पैनल वायरिंग। और इसी में चैप्टर रहेगा आपका रिले का भी कुछ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। और तीसरा इसी में रहेगा आपका सिक्रोनस मोटर। ये 3 चैप्टरों का इसमें सवाल रहेगा। इसमें 50 प्रश्न रहेगा, समझ गए। 50 प्रश्न जिसमें पासिंग मार्क 50। अगर आप लोग को आता है तो इसको देखेंगे आप लोग। इसमें देखो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, एग्ज़ाम आप जब देने जाते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन इस तरह का होता है। तो इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ लेना और एक PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, समझ गए। और अगर ये वीडियो आपको जब अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। चलिए, तो अब हम लोग प्रश्नों पे आते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, आप यहाँ देखेंगे तो देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या। एक तो कंट्रोल पैनल वायरिंग से, और दूसरा आपका चैप्टर रहेगा रिले से, और तीसरा रहेगा सिंक्रोनस मोटर। मतलब इसमें 3 चैप्टरों का प्रश्न को डिस्कस किया जा रहा है। ये पूरा आपका भारत स्किल का प्रश्न रहेगा बाबू, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसको ज़्यादा पढ़ें। अगर आप ITI कर रहे हैं तो, अगर ITI कर भी चुके हैं तो इसको पढ़ें, ताकि आपके आने वाला एग्ज़ाम, जैसे आपका एग्ज़ाम आता है इसरो का होता है, DRDO का होता है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे NPCIL का होता है। जैसे देखा जाए तो NPCIL हो गया, बार का हो गया, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम बहुत सारे होते हैं बाबू, जिसमें ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, समझ गए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। अगर आपको और कुछ कहना तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं प्रश्नों पे। तो पहला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क एज द पावर फैक्टर करेक्शन। बोल रहा है कि कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर को सुधारने का काम करता है। तो कैसे, देखो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है लाइन वोल्टेज को बदलकर, दूसरा है फील्ड उत्तेजना को बदलकर, और तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है इसमें। तीसरा ऑप्शन देखेंगे तो क्या है, मोटर की गति को बढ़ाकर, और चौथा दिया है मोटर की गति को घटाकर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जाएगा बिल्कुल 2 पे जाएगा, बी। ये क्या होगा, वैरी द फील्ड एक्साइटेशन। ये क्या बोल रहा है कि फील्ड एक्साइटेशन, जो उसमें फील्ड होते हैं सिंक्रोनस मोटर में, आपको मालूम होनी चाहिए कि एनएस को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, और 120 F/P होता है, समझ गए। तो इसी स्पीड पे क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर हमारा घूमता है। P क्या है, तो P नंबर ऑफ पोल है, नंबर ऑफ पोलों की संख्या है। F क्या है, तो F फ्रिक्वेंसी है। क्या, F फ्रिक्वेंसी, जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी जिसको बोला जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो फील्ड होती है ना, फील्ड की उत्तेजना को हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे, समझ गए। उसके हम लोग वोल्टेज को वैरी करके उस फील्ड उत्तेजना को हम लोग बदलेंगे, ताकि हमारा क्या होगा, पावर फैक्टर करेक्शन होगा। पावर फैक्टर करेक्शन का मतलब हो गया कि पावर फैक्टर सुधारना, जो लैगिंग पावर फैक्टर होता है उसको लीडिंग में चेंज करना। ओके, चलते हैं, हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखो सेकंड नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि संपर्ककर्ता के संपर्कों को कम करने के लिए कैसे लगाया जाता है। देखो ये बोल रहा है कि हाउ द कॉन्टैक्ट इन द कॉन्टैक्टर कैन बी द इंगेज फॉर द वर्किंग। देखो इंगेज फॉर द वर्किंग, इस कंडीशन में बोल रहा है कि संपर्ककर्ताओं को संपर्क को काम करने के लिए कैसे लगाया जाता है। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे। पहला है क्या, मैनुअल ऑपरेटर, दूसरा है मैकेनिकल सेटिंग, और तीसरा है बदलने के लिए विद्युत चुंबक को संचालित करके, और चौथा ऑप्शन है स्थिति के लिए विद्युत पट्टी का उपयोग करके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी पे जाएगा, बाय द ऑपरेटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट चेंज द पोजीशन। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे, समझ गए। पोजीशन को चेंज करेंगे तो संपर्ककर्ता खुद चेंज हो जाएगा। मान ले जाए कि एक लाइन इधर से आ रहा है बाबू इस तरह से, और एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है। तो इसको हम लोग मैनुअल नहीं करना है, ऑटोमेटिक एक कर देना है। तो ऑटोमेटिक के लिए क्या होता है, मैग्नेट
जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का ऑपरेटिंग होगा उसको चेंज करना होगा। जब उसको चेंज करेंगे तो मान लीजिए पहले इस पर कनेक्शन था तो दोबारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ओके चलो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा कि बदलने के लिए विद्युत चुंबक को संचालन को करके। ओके चलते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है कि हाउ द रप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर इन द रेटेड, बोल रहा है सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन करें। देखो जब सर्किट ब्रेकर डिजाइन किया जाता है बाबू तो उस टाइम हमको मालूम नहीं रहता है कि सर्किट ब्रेकर जो लगा रहे हैं वो लैगिंग पावर फैक्टर पे चलेगा या लीडिंग पावर फैक्टर पे चलेगा, या एक होता है क्या लैगिंग लीडिंग होता है, एक होता है यूनिटी पावर फैक्टर। समझ गए, तो हमको मालूम नहीं रहता है। ओके ये चीज़ जान लीजिए आप। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया केवी में किलोवाट और एमवीए और केवीआर। तो देखो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा एमवीए। एमवीए का मतलब हो गया मेगा वोल्ट एम्पियर। देखो वोल्ट एम्पियर किसका यूनिट होता है बाबू, तो ये आप ध्यान से पढ़े होंगे आप लोग ऐसी सर्किट, तो उसमें मालूम होगा कि अपरेंट पावर का क्या होता है, यूनिट होता है। इसलिए हम लोग अपरेंट पावर में इसकी क्या होता है, रेटेड, हम लोग इसकी जो टूटने की क्षमता होता है उसको हम लोग रखते हैं कैपेसिटी। क्यों रखते हैं, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में मालूम नहीं रहता है कि सर्किट ब्रेकर जो लगा रहे हैं लैगिंग पे चलेगा, लीडिंग पे चलेगा या यूनिटी पावर फैक्टर पे। तो हमेशा याद रखेंगे आप लोग क्या कि रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर किस में रेटेड होता है बाबू, तो ये होता है एमवीए में, मेगा वोल्ट एम्पियर। देखो ये क्या केवीआर किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ये किसका है यूनिट, तो अब इसका यूनिट आपका क्या हो जाएगा बाबू, इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, एक होता है अपरेंट पावर, एक होता है रिएक्टिव पावर। तो ये हो जाएगा रिएक्टिव पावर का यूनिट हो जाएगा। रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होता है, किलो वोल्ट रिएक्टिव। और देखो किलोवाट, किलोवाट किसका होता है, एक्टिव पावर, जो हम लोग अपने घर में जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर। ओके तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमवीए, याद रखेंगे। अब चलो चौथा प्रश्न देखेंगे तो देखो क्या बोल रहा है बाबू कि सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। तो बताओ कंडेंसर के रूप में इसको यूज करना है तो आप कैसे करेंगे। देखो मोटर में लोड को बदलकर, कि रोटर उत्तेजना को बदलकर, मोटर में स्टेटर वोल्टेज को बदलकर, या चौथा ऑप्शन दिया मोटर में स्टेटर धारा को बदलकर। ओके तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वायरिंग द रोटर एक्साइटेशन। रोटर एक्साइटेशन को हम लोग बदल के अभी बता रहे हैं। तो उसमें देखो पहला प्रश्न आप देखे थे तो पहला प्रश्न में देखो क्या था, वायरिंग द फील्ड एक्साइटेशन। तो देखो फील्ड एक्साइटेशन यहाँ पे दिया था लेकिन यहाँ पे फील्ड दिया ही नहीं, समझ गए। तो याद रहेगा आपको कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसके रोटर में ही क्या होता है बाबू, रोटर में ही फील्ड वाइंडिंग की होती है। समझ गए, फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है, फील्ड वाइंडिंग आप देखेंगे तो फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है बाबू, तो फील्ड वाइंडिंग इसकी होती है ये रोटर में, फील्ड वाइंडिंग रोटर में होती है। तो हम यहाँ पे लिखा है वायरिंग द रोटर एक्साइटेशन। अब रोटर में जो सप्लाई दिया है मतलब फील्ड वाइंडिंग को जो सप्लाई दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसकी उत्तेजना को हम लोग बदल देंगे। तो जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये एक तरह का क्या करेगा, सिंक्रोनस कंडेंसर जैसा बिहेव करेगा। देखो सिंक्रोनस कंडेंसर कहने का मतलब हो गया क्या कि ये पावर फैक्टर को क्या करेगा, पावर फैक्टर को सुधारेगा, सुधारने का कार्य करेगा। ओके यही होता है सिंक्रोनस कंडेंसर के मतलब, सिंक्रोनस कंडेंसर मीन्स पावर फैक्टर को सुधारने का काम करेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वायरिंग द रोटर एक्साइटेशन। ओके चलो हम लोग फिफ्थ प्रश्न पे चलते हैं, फिफ्थ प्रश्न को देखते हैं। देखो फिफ्थ प्रश्न में क्या बोल रहा है बाबू, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो बोल रहा है कि केबल को कीड़ों और चूहों से कैसे बचाएं पैनल में। देखो एक पैनल है आपके पास, मान ली कोई भी पैनल है इस तरह का, तो इस पैनल को आपको चूहे और कुछ से बचाना है। देखो पैनल के मतलब क्या, पैनल में बहुत चीज़ लगे होंगे। ओके तो कैसे बचाएंगे आप, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया बाय द यूजिंग द स्लीव, दूसरा ऑप्शन है बाय यूजिंग द ग्रमेट, बाय, फिर तीसरा ऑप्शन है केबल वाइंडिंग के स्लैब को उपयोग करके, और चौथा है नायलॉन केबल को प्रदान करके। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका बी होगा। समझ गए क्या होगा बाबू, बी, बाय यूजिंग द ग्रोमेट का हम लोग यूज करके क्या करेंगे, हम लोग केबल में कीड़ों और चूहों से हम लोग क्या करेंगे,
बचाएंगे। ओके, देखो ये जो होता है ना, ये पैनल हम क्या बताए थे, कंट्रोल पैनल का ये सवाल है बाबू, पैनल वायरिंग का समान है। देखो इस चैप्टर से ही मालूम होता है कंट्रोल पैनल वायरिंग। देखो पैनल जो कंट्रोलिंग पैनल जो बनाया जाता है उसमें जो वायरिंग किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा था। तो ये जो चैप्टर है बाबू थोड़ा याद ही करने वाला है, इसमें समझने वाला कम रहेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका नाम याद आपको होनी चाहिए। ओके, चलो फिफ्थ प्रश्न पे चलते हैं। देखो फिफ्थ में क्या बोल रहा है, अब ध्यान से देखेंगे फिफ्थ में। तो फिफ्थ में देखो क्या बोल रहा है कि क्या होता है यदि समय देरी से एक ऑटो का रिले होता है और स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर अभी भी बंद स्थिति में है शुरुआत में। समझ गए, बोल रहा है कि व्हाट हैपन इफ द टाइम डिले रिले ऑफ द ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टिल विद द क्लोजेस्ट कंडीशन आफ्टर द स्टार्टिंग। देखो स्टार्टिंग के समय में क्या हो जाएगा, वो क्लोज हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है बाबू, समझ गए। तो ये क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन देखेंगे आप। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है, शुरू होता है या रुक जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया है सामान्य रूप से चलता है। तीसरा स्टार में ही चलता है और चौथा है डेल्टा में चलता है। समझ गए, तो ऐसा कंडीशन होगा बाबू, तो क्या होगा, ये हमेशा किस में चलेगा, ओनली डेल्टा में चलेगा, स्टार में नहीं चलेगा। समझ गए, तो क्या होगा, रन इन द डेल्टा ओनली, तो डेल्टा में ही चलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो 7 नंबर का सवाल देखो क्या बोल रहा है कि मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। देखो एमजी सेट का लाभ पूछा है। एमजी मीन्स क्या हो गया, मोटर भी इसमें है बाबू और क्या है इसमें जनरेटर भी है। समझ गए, मतलब मोटर पहले है फिर जनरेटर है, इस तरह से आप देखेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन तो कुछ इस तरह का होता है। ये मान लो कि मोटर है और इससे कपलिंग क्या रहेगा, इस तरह से इसके शाफ्ट से क्या रहेगा, कपलिंग रहेगा। तो कपलिंग कौन रहेगा, इसी तरह का क्या होता है, मोटर होता है। समझ गए, तो ए क्या हो गया, वो मोटर था, ये मोटर है, तो ये क्या हो गया, जनरेटर है। इस तरह से एक कपलिंग है। तो एमजी सेट तो क्या बोल रहा था, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है, तो इनका लाभ क्या है। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहले दिया है शोरहीन होना, मतलब शोर नहीं करेगा, नॉइजलेस। फिर होता उच्च दस्ता होना। फिर तीसरा लिखा है कम रख रखाव की आवश्यकता। और चौथा दिया है डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी द इजीली कंट्रोल, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। देखो पहला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब मशीन है तो वहाँ शोर तो होगा ही, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा है हाई एफिशिएंसी। बताओ दो आप मशीन यूज कर रहे हो तो एफिशिएंसी कैसे हाई रहेगा, बताओ, इसमें तो ज़्यादा लॉस है बाबू। पहले इसमें देखो आप एसी दे रहे हो, मान लो कि ये 3 फेज मोटर था तो 3 फेज में आप एसी दिए, ये डीसी जनरेटर है तो ये क्या करेगा, डीसी पैदा करेगा। तो देखो 2 वर्क यहाँ करना पड़ रहा है, तो इस तो एफिशिएंसी नहीं होगा। फिर बोला लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, तो देखो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड तो होगा ही, 2 मशीन है तो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। तो आपका राइट आंसर यही होगा कि आउटपुट वोल्टेज को देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करके इसको इजीली से हम लोग कंट्रोल करेंगे। डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी द इजीली कंट्रोल, मतलब डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से हम लोग क्या करेंगे, नियंत्रण। समझ गए, चलो नेक्स्ट सवाल पे। 7 नंबर का सवाल देखो 8 देखो, बोल रहा है अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज 2 ग्राउंड फॉल्ट हो तो। देखो क्या बोला है, इस प्रश्न को आप थोड़ा समझेंगे और ये आपको, ये भी सवाल रिले और पैनल का ही है। देखा जाए तो अगर ट्रांसमिशन और सब जितने भी सवाल मैं बोल रहा हूँ बाबू, ये सब भारत स्किल का है। किसका है, भारत स्किल का ही सवाल है। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, डायरेक्ट सवाल आता है बाबू एग्जाम में। समझ गए, ये आपको तो आईटीआई का सेकेंड ईयर जो पेपर होगा उसमें तो हेल्प करेगा ही, और आने वाला एग्जाम जो आपको कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें भी आपको ये हेल्प करने जा रहा है। समझ गए, तो देखो क्या बोला, अगर ट्रांसमिशन लाइनों पर फेज 2 ग्राउंड फॉल्ट हो तो क्या कारण हो सकता है। समझ गए, देखो यहाँ पे क्या होगा कि लाइन पर फेज 2, देखो 3 फेज मान ली कि लाइन है, आर है, वाई आर और बी है। तो क्या बोला है, ट्रांसमिशन लाइनों पर 2 फेज ग्राउंड फॉल्ट है। देखो 2 फेज में ऐसे फॉल्ट हो गया है। समझ गए, तीसरा में क्या हो गया, इस तरह का ग्राउंड फॉल्ट हो गया। समझ गए, तो इसमें क्या कारण इसका हो सकता है। तो क्या कारण, देखो पहला लिखा है कि घटनाओं की विफलता, इंसुलेशन की विफलता, मानव द्वारा कुछ हो गया है, और चौथा लिखा है फ्यूज की विफलता। समझ गए, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कि इंसुलेशन फेलियर। समझ गए, ये क्या हो जाएगा, इंसुलेशन फेलियर के कारण ऐसा होता है।
देखो इंसुलेशन फेलियर के कारण कैसे होगा, मान ली कि आप नीचे से ग्राउंड वायर लेके जा रहे हैं 3 फेज में, तो एक क्या रहेगा, इस तरह से क्या होता है कि इस तरह से ग्राउंड वायर आप ज़मीन के अंदर से लेके जा रहे हैं, तो इसमें इंसुलेशन फेलियर तो आपस में टच हो जाएगा, और मान ली कि इसमें फेल हो गया तो ज़मीन से टच हो जाएगा तो ग्राउंड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि लाइन फेज और टू ग्राउंड फॉल्ट इसको बोला जाता है। ओके, चलो अब तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलेशन फेलियर के कारण ऐसा कंडीशन आता है। अब देखो 9th नंबर प्रश्न, 9th देखो 9th में क्या बोला है कि संपर्ककर्ता का चयन करने के लिए मापदंड क्या है। देखो बोल रहा है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द कॉन्डक्टर। तो कॉन्डक्टर जो होता है बाबू, उसको सिलेक्ट करने का क्या होता है, समझ गए, क्या क्राइटेरिया है उसको आपको चूज करना है। पहला क्या लिखा है कि टाइप ऑफ द सप्लाई, तो टाइप ऑफ द सप्लाई तो होगा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सप्लाई हम लोग देखेंगे। फिर टाइप ऑफ द लोड कनेक्टेड, ये भी नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है, समझ गए, ये भी ज़रूरी नहीं है। देखो ये भी ज़रूरी नहीं है, सप्लाई नहीं होगा, समझ गए ना। सप्लाई अगर वोल्टेज लिखता तो हम मानते। तीसरा आपको दिया है कि सप्लाई वोल्टेज एंड लोड, और चौथा दिया है प्लेस ऑफ द यूज ऑफ द कॉन्डक्टर, तो ज़रूरी नहीं है प्लेस, तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। सप्लाई वोल्टेज एंड लोड दोनों पे डिपेंड करेगा, समझ गए। जब आप कॉन्डक्टर लगा रहे हैं तो कॉन्डक्टर का रेटिंग होता है कि ये 240 वोल्ट पे काम करेगा, या 440 वोल्ट पे काम करेगा, समझ गए, इस तरह का उसमें रेटिंग होता है। और ये लोड भी रहता है कि लोड एम्पियर में रहेगा कि इतना एम्पियर तक ये काम करेगा, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, इस तरह का मतलब इसमें लिखा रहेगा बाबू कि इतने लोड तक ये काम करेगा, समझ गए। तो हम लोग जब इस कॉन्डक्टर को हम लोग चयन करते हैं, जैसे अपने घर में ही लगाते हो, तो मान लिया अपने घर का लोड को जोड़ के आप देख लिए कि हमारे घर में 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, समझ गए, तो उसी तरह का लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं हम लोग, फ्यूज लगाते हैं उस तरह का, या एमसीबी हम लोग उसी तरह का लेके आते हैं, समझ गए। उस तरह से हम लोग जब कॉन्डक्टर का चयन करेंगे तो उसकी सप्लाई वोल्टेज और लोड दोनों को हम लोग को देखना है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे, 10th नंबर आ गए हम लोग। देखो 10वां सवाल क्या बोल रहा है, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या होगा। बोल रहा है व्हाट इज द डिफेक्ट इन द ऑयल सर्किट ब्रेकर इफ द ऑयल हीटेड अप द एक्सपेंसिवली, मतलब बहुत ज़्यादा हीट कर गया, अधिक हीट कर गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा। तो किसकी बात कर रहा है, ये ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा है बाबू। देखो ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा है, समझ गए। ऑयल सर्किट ब्रेकर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का होता है बाबू, और इसमें क्या होता है कि इस सर्किट ब्रेकर में पूरा ऑयल भरे होते हैं। ओके, समझ गए, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऑयल भरे होते हैं। देखो इसमें इसमें ऑप्शन दिया आपका, पहला लाइन वोल्टेज अधिक होना कि अत्यधिक भार होना, तीसरा ऑप्शन दिया कम प्रवैधुक शक्ति होना कि दोषपूर्ण होना। देखो ऑयल हीट, ये ऑयल जो होता है ना डाइलेक्ट्रिक होता है बाबू, डाइलेक्ट्रिक होता है, मतलब इससे करंट पास नहीं होगा। लेकिन अत्यधिक अधिक अधिक हो गया, मतलब उसमें क्या होगा, जो डाइलेक्ट्रिक थे वो कम हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर 3 हो जाएगा। पुअर द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, कम प्रवैधुक शक्ति। इसका क्या होगा कि समय पे ये क्या होता है कि धीरे धीरे इसकी कम होते जाता है, कुछ समय के बाद जैसे अभी नया लगाएं फिर धीरे धीरे ख़राब होते जाएगा, तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होगा तो ये ज़्यादा हीट होगा, फिर हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, समझ गए, इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। 10वां का आंसर क्या हो गया कि पुअर द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसके कारण क्या होगा, यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाए तो सर्किट ब्रेकर का क्या दोष हो सकता है। तो इसमें अगर ज़्यादा अधिक गर्म होगा तो पुअर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, कम प्रवैधुक शक्ति। इसमें क्या होगा कि उसमें जितनी क्षमता था बर्दाश्त करने का, वो क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, चलो 11 नंबर प्रश्न देखो। 11 नंबर बोल रहा है कि वायु सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप हो जा रहा है, समझ गए। ये बोला है कि एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है ना, एयर सर्किट जो ब्रेकर होता है बाबू, ब्रेकर होता है, अगर उसमें क्या दोष होगा कि वो रुक रुक कर क्या हो रहा है कि ट्रिप हो रहा है। अगर लोडिंग पर सर्किट, जब भी उसको लोड दे रहे हैं हम लोग तो रुक रुक कर क्या हो रहा है, ट्रिप हो रहा है, समझ। तो इसको ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, रिले की गलत सेटिंग, अत्यधिक गर्म होना, अपर्याप्त वायु दाब होना कि लाइन वोल्टेज का बहुत अधिक होना। तो देखो ये तो होगा नहीं, अपर्याप्त या अनसफिशियंट प्रेशर, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा दिया है एक्सेसिव हीट, ज़्यादा गर्म, तो ये भी नहीं होगा। देखो क्योंकि बार बार ट्रिप कर जा रहा है, जैसे लोड लगा रहे हैं आप लोग, रुक रुक कर क्या हो रहा है, ट्रिप हो जा रहा है। इसका मतलब हो गया, इसका राइट आंसर 1 पे जाएगा, क्या होगा, इनकरेक्ट सेटिंग ऑफ द रिले। जो इसमें सेटिंग किया गया है उसका गलत सेटिंग कर दें आप रिले का, समझ गए। इसलिए क्या हो रहा है कि जैसे ही लोड बढ़ रहा है करंट का सेटिंग गलत होगा, या जैसे जैसे बढ़ रहा है रुक रुक कर क्या कर रहा है, ट्रिप हो रहा है। ओके, चलो अब 12th नंबर पे चलते हैं प्रश्न पे। देखो 12th प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू,
यहाँ पे देखेंगे तो 12th में बोल रहा है कि बिजली ट्रांसफार्मर में बुकेज रिले का क्या काम है। बोल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बुकेज रिले इन द पावर ट्रांसफार्मर। देखो पावर ट्रांसफार्मर में ये बुकेज रिले लगे होता है, तो बुकेज रिले का क्या काम है समझिए। तो बुकेज रिले के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमको प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है बाबू, ओवरलोड हो, चाहे तो ट्रांसफार्मर आपका ओवरलोड हो गया हो, या दूसरा आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कहीं पे हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो करेगा कि ट्रांसफार्मर में आने वाली सप्लाई को क्या करेगा, सप्लाई को नहीं जाने देगा, जिससे हमारा क्या हो, नहीं जाने देगा। समझ गए, जिससे क्या होगा कि हमारा जाने देगा, नहीं जाने देगा, जिससे हमारा क्या होगा कि ट्रांसफार्मर जलने से बच जाएगा। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करता है। ओके, चलो हम 30 नंबर पर चलते हैं। देखो 13 प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में डंपर वाइंडिंग का कार्य क्या है। देखो उसमें एक डंपर वाइंडिंग लगाया जाता है, तो उसका कार्य क्या है, ये पूछा है आपसे। समझ गए, ये पूछा है तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है बाबू, जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। एक ऐसा मोटर है, देखो जितने भी सिंगल फेज मतलब एसी, ऐसे ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि सिंगल फेज एसी जो मोटर होती है ना, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, और सिंक्रोनस मोटर जो होती है ना, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। हम लोग इसकी बात करेंगे। अब देखो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि एन एस बराबर क्या होगा, 120 F/T। ये स्पीड पे क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर घूमता है, और ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से हमको इफोर्ट डालना पड़ता है। समझ गए, एक्साइटेशन देना पड़ता है, नहीं तो आप क्या करेंगे कि आप स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर के लिए, आपको स्टार्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसमें डंपर वाइंडिंग का यूज किया जाता है। तो आपका राइट आंसर कहाँ पे जाएगा, 4 पे जाएगा बाबू, कि सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने में डंपर वाइंडिंग क्या करता है, हेल्प करता है। समझ गए, तो आपका राइट आंसर ये हो गया कि डंपर वाइंडिंग क्या करेगा, स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने का काम करेगा। ओके, और ये फॉर्मूला आप लोग याद करेंगे। ये क्या है बाबू, ये सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड इसको बोला जाता है। समझ गए, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, 14 नंबर का सवाल देखो। ये बोला है इन्वर्टर का कार्य क्या है। देखो इन्वर्टर आपको, देखो अपने घर में भी, आप लोग को घर में भी लगा होगा इन्वर्टर, तो आपको मालूम होगा ये क्या करता है बाबू, कि ये क्या करता है कि डीसी टू एसी में कन्वर्ट करता है। समझ गए, इन्वर्टर। अगर यहीं पे रेक्टिफायर आपसे पूछ दे कि रेक्टिफायर का क्या कार्य है, तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी। इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे आपका मोबाइल चार्जर भी एक तरह का रेक्टिफायर का काम करता है। तो यहाँ पे इन्वर्टर पूछा था, तो इन्वर्टर क्या कर रहा है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि कन्वर्ट द डीसी टू एसी। और समझ गए, डीसी टू एसी। और रेक्टिफायर अगर पूछ देगा आपसे सवाल, तो एसी टू डीसी में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर में क्या बोल रहा है, 15 नंबर में बोल रहा है कि नियंत्रण पैनल वायरिंग में लिमिट स्विच का क्या काम है। देखो मान ली कि आपके पास एक पैनल है, ये पैनल बोर्ड है या पैनल है बाबू, इसमें बहुत सारे स्विच वगैरह लगे हैं, और भी बहुत सी इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलिंग के लिए लगा हुआ है, जिसको बोला जाता है नियंत्रण पैनल। क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, कंट्रोल पैनल है। मान ली कि मशीन को ही कंट्रोल करना है तो पैनल वहाँ पे लगाया है, स्विच को मान ली कि आपको बल्ब को कंट्रोल करना है तो स्विच वहाँ पे लगाए हैं आप। समझ गए, तो इस पैनल में लिमिटिंग स्विच, एक लिमिट स्विच लगा होता है बाबू। लिमिटिंग स्विच का क्या कार्य होता है, समझ गए। तो हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर आपका डी होगा, 4 होगा। कंट्रोल द डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ द एनी मशीन। बोल रहा है किसी भी मशीन की दूरी की गति को नियंत्रित करता है। देखो जो कंट्रोल होता है ना बाबू, कोई भी मशीन आप चला रहे हैं तो उसको कंट्रोल, तो उसमें एक लिमिटिंग स्विच की इतना से लिमिट आप ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकते। मान लीजिए मोटर है, मोटर आप 1500 RPM पे है, समझ गए, तो वहाँ पे लिमिटिंग स्विच है कि इससे ज़्यादा अगर मोटर चालू होने लगे तो आपका मोटर जल सकता है, इसलिए वहाँ पे लिमिटिंग कुछ लगा दिया जाता है कि इतना ज़्यादा हो तो अपने आप ये मोटर क्या हो जाए, बंद हो जाए। ओके, चलो अब नेक्स्ट सवाल पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी भी मशीन की दूरी की गति को नियंत्रण करने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं। ओके, अब देखो 16 नंबर देखो, 16 नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो 16 नंबर सवाल क्या बोल रहा है बाबू,
16 नंबर बोल रहा है कि नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का क्या काम है। समझ गए। तो ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का क्या काम है, बोल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिले द ब्रेकिंग ऑपरेशन ऑफ द सर्किट ब्रेकर। देखो आपको मालूम होनी चाहिए कि रिले जो होता है ना, रिले एक तरह का सेंसिंग डिवाइस है। क्या सेंसिंग डिवाइस है बाबू। क्या करता है, ये सेंस करने का काम करता है। जहीं कहीं पे फॉल्ट हुआ तो ये सेंस कर लेगा, और फॉल्ट ये सेंस करके किसको इन्फॉर्मेशन देगा, सर्किट ब्रेकर को, कि आप ऑपरेट कर जाओ। समझ गए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कंट्रोल सर्किट क्या है, तो इसमें नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर में ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का क्या काम है। अब बताओ रिले का काम यहाँ पे पूछा है। समझ गए। इसमें किसका काम पूछा है, रिले का एक काम पूछा है। पता रही समझ में, रिले का काम ये पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखो 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है कि दोष मात्रा को सेंस करना, तो नहीं, मतलब यहाँ पे लिख दिया है कि दोष मात्रा को सेंसर करना, जरूरी नहीं, और भी इसका है। फिर दूसरा है ब्रेकिंग की स्थिति को विश्लेषण करना, तीसरा है गलती के मामले में स्पीड को नियंत्रित करना, और चौथा है ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। समझ गए। तो इसका मेन काम क्या हो गया, 4 बाबू। समझ गए कि फॉल्ट सिचुएशन टू ऑपरेट द ब्रेकर, जैसे फॉल्ट जैसे ही आया उस सिचुएशन को ये भापा, मतलब ये सेंस कर लिया और उसको सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करवा दिया। तो एक तरह का सेंसिंग डिवाइस तो है, तो सेंस करने का भी काम करता है, लेकिन क्या करता है, उसको ऑपरेट करने के लिए भी ये कहता है कि नहीं आप ऑपरेट कर जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है कि यहाँ पे कुछ फॉल्ट आ गया है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति को व्याख्या करना। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे 17 नंबर का। 17 नंबर में आप देखेंगे, देखो 17 नंबर में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक एक्सेसरी का नाम क्या है। देखो यहाँ से डायग्राम नहीं है बाबू, समझ गए, डायग्राम गायब हो गया। आप लोग भारत स्किल में देख लेना, एक डायग्राम था इस तरह का, समझ गए, और इसका नाम है पूछा था। समझ गए, एक्सेसरीज का इसका नाम हो जाएगा ग्रेमेंट। समझ गए। ग्रेमेंट का काम क्या होता है कि वायर, मान लें तो वायर में इस तरह से इसको लपेटा जाता है बाबू। तो ये नहीं, इसमें डायग्राम छूट गया है, तो आप लोग भारत स्किल में प्रश्न में आप देख लेंगे। ये क्या है, ये चैप्टर आपका है कंट्रोल पैनल वायरिंग का। समझ गए। ये चैप्टर में ये सवाल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पे दिखा रहेगा। आपका राइट आंसर क्या होता है, ग्रेमेंट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, इसका भी छूट गया है। क्या बोला है कि एक्स के रूप में चिन्हित डिवाइस का क्या नाम है। समझ गए, इसमें था बाबू, समझ गए, छूट गया है, ये भी आप लोग देख लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ओवरलोड रिले। समझ गए, ट्रिपिंग वाली सर्किट होती है बाबू, कुछ इस तरह का। समझ गए, तो उसमें देखने के लिए आपको मिलेगा, देख लेना आप लोग। ओके, इतना तो कर ही सकते हो, इसमें वही है। समझ गए, इसका भी छूट गया बाबू। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी हो जाएगा। देखो ये नहीं आ रहा था पीडीएफ में, मैं प्रयास किया था, नहीं हो पा रहा था। आप लोग देख लेना, भारत स्किल का सवाल है। और सब ये सवाल जो है ना बाबू, ये किसका, कौन सा चैप्टर का है, कंट्रोल पैनल वायरिंग चैप्टर का ये है। समझ गए। इलेक्ट्रीशियन का क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन सेमेस्टर 4 देखना। ओके, उसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस चैप्टर में जाना और यहाँ पे मिल जाएगा, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की बात कर रहा था, समझ गए, उसमें रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज का क्या काम है। व्हाट इज द पिकअप वोल्टेज इन द ओवरलोड रिले इंडिकेट। देखो पिकअप वोल्टेज क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। समझ गए। तो पिकअप वोल्टेज क्या होता है बाबू, इसको आप देखेंगे तो क्या होता है कि पिकअप वोल्टेज बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर किस पे जाएगा, 1 पे जाएगा, वर्किंग वोल्टेज ऑफ द रिले का कार्यकारी वोल्टेज होता है ना बाबू, उसी को ये बोला जाता है। ओके, चलो 21 नंबर देखो, इसमें 50 प्रश्न है बाबू। 50 प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे इसी में। देखो 21 नंबर में क्या बोला है कि शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डंपर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। बताओ, शुरू में एक तुल्यकालिक मोटर में डंपर वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है, शुरू में बोला है। समझ गए। तो इसके डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस द हाई मैग्नेटिक फील्ड एंड मेंटेन द कॉन्स्टेंसी। बोल रहा है कि एक
नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। देखो डंपर वाइंडिंग जब लगाते हैं तो क्या करता है बाबू कि एक नियत गति बनाने का, हम बोले ना कि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है बाबू एनएस बताया था मैं कि 120/A/P होता है। ये क्या होता है कि कांस्टेंट होता है स्पीड बाबू, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और नंबर ऑफ पोल भी कांस्टेंट। एक बार मशीन आप डिजाइन कर दिए तो कांस्टेंट रहेगा, तो यह स्पीड भी हमारा कांस्टेंट होता है। समझ गए? मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो मोटर घूम रहा है एन पे या एन आर, रोटर का स्पीड यह बराबर क्या हो जाएगा एन एस, मतलब एन एस के स्पीड पे घूम रहा है। समझ गए? संभव किसमें, सिंक्रोनस मोटर या अल्टरनेटर की जो स्पीड होती है उसमें। अगर ये इंडक्शन मोटर की बात करेगा तो वहाँ पे संभव नहीं है। इंडक्शन मोटर में हमेशा एन आर क्या होगा, लेस देन होगा एन एस से, मतलब एन एस से हमेशा कम होगा। समझ गए? एक कौन सी कंडीशन होती है, ये इंडक्शन मोटर की कंडीशन होती है, इंडक्शन मोटर की कंडीशन। समझ गए? चलो नेक्स्ट सवाल पे। तो इसका समझ गए आप, एक नियत गति बनाए रखने के लिए एक उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। समझ गए? शुरू में आप डंपर वाइंडिंग लगाते हैं तो ओके। देखो 22 का प्रश्न, 22 में क्या बोला है कि ड्यूल रे DRL रेल का उपयोग किस में किया जाता है, नियंत्रण कस्तारों में। समझ गए? किस लिए करते हैं बाबू हम लोग, इसको आप लोग बताएंगे। समझ गए? हम लोग किस लिए हम लोग करते हैं। तो देखो एक क्या होता है कि ड्रेन रेल होता है बाबू, इस तरह का कुछ आप लोग देखे होंगे भी, अगर कहीं पे देखे होंगे सर्किट तो। इसमें देखो इस तरह का, मान ली कि एमसीबी लगा दी, यहाँ पे बहुत सारे एमसीबी यहाँ पे लगा रहेगा। समझ गए? इसी में लगा देते हैं, इसमें स्क्रू वगैरह का ज़रूरत नहीं पड़ता, ऐसे ही हम लोग फिट कर देते हैं। दोनों तरफ से क्या होता है कि ये इस तरह से अटैच हो जाता है। अपने घर में वगैरह में लगाए होंगे, आप देखे होंगे कि जिसको एमसी बॉक्स बोलते हैं उसमें ड्रेन रेल होता है बाबू, ड्रेन रेल उसमें रहता है, उसी में हम लोग फिट कर देते हैं। समझ गए? तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। माउंटिंग द कंट्रोल एसेसरीज विदाउट स्क्रू, बिना स्क्रू के हम लोग इसमें लगा देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पे देखेंगे तो 23 का, देखो 23 सवाल बोल रहा है कि सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाली ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या है। देखो एक ट्रिपिंग कॉइल होता है बाबू, समझ गए? वो ट्रिपिंग कॉइल हम लोग लगाते हैं किसी सर्किट ब्रेकर में कि कोई भी फॉल्ट होगा उसको ट्रिप करने के लिए। समझ गए? तो इसका काम क्या है, ये पूछा है आपसे, ये आपसे पूछा है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आसान कामकाज के लिए, रिमोट ऑपरेटर के लिए, कि सटीक ऑपरेशन के लिए, आपातकालीन ऑपरेटर के लिए। तो क्या होगा कि ये रिमोट ऑपरेटर के लिए, ऑपरेशन के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। रिमोट ऑपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, एक ट्रिपिंग, ट्रिपिंग क्या होता है, ट्रिपिंग कॉइल का। समझ गए? ट्रिपिंग कॉइल हम लोग लगाते हैं ताकि कोई चीज़ को ट्रिप करा सके, जैसे फॉल्ट आए तो हम लोग किस लिए लगाते हैं, रिमोट ऑपरेटर के लिए। समझ गए? ताकि आपको वहाँ जाना ना पड़े, मैनुअली नहीं करना पड़े, आप वहीं से ऑपरेट हो जाए। ओके, अब देखो 24 देखो कि दो अलग अलग प्रदान करने का क्या कारण है पैनल बोर्ड में अर्थिंग। बोल रहा है कि व्हाट इज द रीजन फॉर द प्रोवाइडिंग द टू सेपरेट अर्थिंग इन द पैनल बोर्ड। देखो मान लीजिए आपके पास एक पैनल बोर्ड है, तो पैनल बोर्ड में दो अर्थिंग, अलग अलग अर्थिंग प्रोवाइड करने का क्या कारण हो सकता है। समझ गए? कारण क्या हो सकता है बाबू, समझ गए? तो हम लोग क्यों करेंगे, काहे, मान लें कि एक विफल हो गया तो दूसरा काम करेगा, इसलिए हम लोग दो प्रोवाइड करते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका 4 होगा। इंश्योर द अर्थिंग इन द केस ऑफ द अदर फेलियर, बोल रहे अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करते हैं। मान लें कि एक फेल हो गया बाबू तो दूसरा वर्क करेगा, इसलिए हम लोग दो प्रोवाइड करते हैं। समझ गए? स्टैंड वाइज में हम लोग रखते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो 25 नंबर का सवाल, हम लोग आधा पार कर गए, इसमें 50 सवाल है बाबू। इसमें कितने सवाल है, 50 है, 25 आ गया। ओके, नियंत्रण पैनल में जी चैनलों का क्या उपयोग है। समझ गए? जी चैनल होता है बाबू, उसका क्या उपयोग है, तो इसके उपयोग हम लोग समझेंगे। ये भी क्या है आपका, एक कौन सा चैप्टर का बाबू, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग का ये सवाल है। समझ गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फॉर द फिक्सिंग द टर्मिनल कनेक्टर, बोल रहा टर्मिनल कनेक्टर को ठीक करने के लिए हम लोग जी चैनल का हम लोग यूज करते हैं। ओके, कोई दिक्कत है? चलो आगे नेक्स्ट सवाल देखो 26 नंबर। 26 नंबर का सवाल देखो 26 नंबर में क्या बोला है कि व्हाट इज द यूज ऑफ द
पीवीसी चैनल इन द कंट्रोल पैनल वायरिंग। बोल रहा है एक कंट्रोल पैनल में पीवीसी चैनल का क्या उपयोग है, पीवीसी का। समझ गए। तो पीवीसी का हम लोग क्यों यूज करते हैं बाबू, ये सवाल आपसे पूछा है। तो देखो इसमें पहला दिया एमसीबी लगाने के लिए, बोले एमसीबी लगाने के लिए हम लोग कौन सा यूज कर रहे थे, डीन रेल का यूज कर रहे थे, तो होगा नहीं। दूसरा दिया है रिले लगाने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। फिर तीसरा दिया है विद्युत तारों और सुरक्षा के पथमार्ग के लिए, तो हम लोग पीवीसी क्यों लगाते हैं, पथ वे फॉर द इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन द प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लगाते हैं बाबू पीवीसी। समझ गए, प्रोटेक्शन, ताकि एक दो वायर है आपस में, तो इसमें पीवीसी इस तरह का लगा देते हैं ताकि ये आपस में टच ना हो। ओके, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। चलो 27 नंबर का सवाल देखो, ये क्या बोल रहा है, एमसीबी और ओएलआर माउंटेड करने के लिए किस एक्सरी का उपयोग किया जाता है, जो स्क्रू का उपयोग किए बिना। देखो अभी बताया था मैं, अभी मैं ये सवाल बताया था कि एक ड्रेन रेल इस तरह का होता है बाबू, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, एमसीबी लगाते हैं, ओएलआर लगाते हैं, और भी बहुत सारे हम लोग डिवाइस इसमें लगा सकते हैं। समझ गए, इस तरह से, और बिना स्क्रू ड्राइवर के, बिना स्क्रू के, ओके, स्क्रू ड्राइवर नहीं, बिना स्क्रू के हम लोग लगाते हैं। तो एक क्या होता है बाबू, ड्रेन रेल। समझ गए ना, ड्रेन रेल का यूज करके इसमें हम लोग फिट कर देते हैं। ओके, चलो अगला सवाल 28 नंबर देखो। 28 नंबर क्या बोल रहा है कि जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है। समझ गए, मतलब ऐसा डिवाइस आपको व्हाट इज द एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, दोनों के रूप में काम करता है, ऐसा आपको बताना है। समझ गए, इन्वर्टर में भी और इसमें भी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस कन्वर्टर, बोल रहे तुल्यकालिक कन्वर्टर इसको बोला जाता है। ओके, जो दोनों में काम करता है। देखो मीटर रेक्टिफायर है, क्या करेगा, एसी टू डीसी करेगा बाबू। फिर मरकरी आर्क रेक्टिफायर है भी एसी टू डीसी ही करेगा। फिर बोला सेमी कंडक्टर डायोड, तो सेमी कंडक्टर डायोड ये होता है क्या, यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, जो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेगा। इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेक्टिफायर बनाते हैं। ओके, इसी की सहायता से हम लोग डायोड की सहायता से। ओके, तो आपका राइट आंसर सिंक्रोनस कन्वर्टर हो जाएगा, कन्वर्टर हो जाएगा, जो क्या करेगा, इन्वर्टर जैसा भी बिहेव करेगा आपका, और कन्वर्टर जैसा भी, दोनों जैसा। ओके, चलो 29 नंबर देखो क्या बोल रहा है। 29 नंबर बोल रहा है कि किस एम्पलीफिकेशन को केवल डीसी की आवश्यकता होती है। समझ गए, ये बोला है कि बीच एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर ओनली डीसी, मतलब उसको डीसी ही चाहिए, एसी नहीं चाहिए। तो ऐसा क्या होता है बाबू, तो विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फिर दूसरा है आपका वोल्टेज बढ़ाना। समझ गए, और तीसरा है इंडक्शन मोटर संचालन करना, और प्रतिकर्षण मोटर को संचालन करना। देखो रिपल्सन मोटर देखो एसी डीसी दोनों पे चलता है बाबू, तो होगा नहीं। दूसरा ऑपरेशन इंडक्शन मोटर, तो इंडक्शन मोटर हमेशा एसी पे चलेगा, तो ये होगा नहीं। तीसरा स्टेपिंग अप वोल्टेज, तो वोल्टेज को बढ़ाना घटाना तो एसी में ही संभव है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपको राइट आंसर ये हो जाएगा 1, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन। मतलब विद्युत लेपन का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि सिल्वर का लेयर था, उस पर आपको गोल्ड का लेवर क्या हो रहा है, लेयर चढ़ा रहे हैं, मतलब लेपन कर रहे हैं। समझ गए, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये डीसी पे ही ओनली संभव है, एसी पे नहीं। ओके, चलो 30 देखो 30 नंबर देखो 30 नंबर में क्या बोल रहा है कि तारों को बांधने के लिए कौन से केबल टाई का उपयोग करते हैं। बोला बीच केबल टाई आर यूज फॉर द बंच द वायर। देखो कोई भी बहुत सारे वायर है बाबू, उसको बंच करना है आपको। समझ गए, तो कौन सा हम लोग केबल टाई का यूज करेंगे। तो देखो इसमें बहुत सारे दिया है, रेशम बंद दिया है, पीवीसी बंद दिया है, नायलॉन बंद दिया है, और कॉटन टेबल दिया है। समझ गए, तो हम लोग किसका यूज करेंगे बाबू, तो नायलॉन बंद का हम लोग यूज करते हैं बाबू। इसका यूज करके इसको याद ही कर लेंगे तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। समझ गए, इसका यूज हम लोग करते हैं, टाई का उपयोग करते हैं। ओके, चलो 31 देखो, 31 प्रश्न देखो क्या बोल रहा है 31 में लीकेज करेंट प्रोटेक्शन से बचाने हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। बोल रहा है बीच सर्किट ब्रेकर इंस्टॉलेड अलॉन्ग विद द वायरिंग सर्किट अगेंस्ट द लीकेज करेंट प्रोटेक्शन। मान लीजिए कि आप कुछ लगाए हैं, उसमें से कुछ लीकेज कर रहा है करंट वगैरह। समझ गए, तो उस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, तो आपको मालूम है जहाँ पे लीकेज करता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है बाबू, तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का हम लोग यूज करेंगे। समझ गए क्या, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे सर्किट
वहाँ पे लीकेज करंट हो रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो। 32 नंबर का प्रश्न देखो क्या बोल रहा है कि घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। समझ गए, तो किस सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन सा सर्किट ब्रेकर का हम लोग यूज करते हैं घरेलू में। तो हम लोग करते हैं मिनीचर सर्किट ब्रेकर का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा, मिनीचर सर्किट ब्रेकर। मिनीचर सर्किट ब्रेकर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओके, घरेलू के लिए। चलो नेक्स्ट सवाल 33 देखो। 33 में देखो क्या बोला है, किस सर्किट लिमिटिंग स्विच का उपयोग किया जाता है। समझ गए, बोल रहा है कि बीच सर्किट द लिमिट स्विच आर यूज। समझ गए, लिमिट सर्किट यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो लेफ्ट सर्किट में हम लोग यूज करते हैं बाबू। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लेफ्ट कहाँ करते हैं, लेफ्ट सर्किट में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ओके। चलो 34 देखो। 34 क्या बोल रहा है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है। देखो सबसे ज़्यादा मतलब इफिशियंसी कहाँ, समझ गए, इफिशियंसी की बात किया है तो हाई इफिशियंसी कहाँ होगा बाबू। समझ गए, तो हाई एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो हाई एफिशिएंसी कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा ओके। तो देखो हमको कहाँ मिलता है बाबू, तो एसीआर कन्वर्टर में हमको हाई एफिशिएंसी एसीआर कन्वर्टर क्या होता है, एसीआर मतलब हो गया सिलिकॉन कंट्रोलेड रेक्टिफायर। इसमें क्या होता है कि उच्च दक्षता आपको प्राप्त होता है ओके, इफिशियंसी प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट 35 देखो। 35 प्रश्न है। 35 नंबर में देखो क्या बोला कि कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है। समझ गए, ओवरलोड किया जा सकता है। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर है तो होगा नहीं बाबू, क्योंकि इसको ओवरलोड नहीं कर सकते। मोटर जनरेटर सेट, समझ गए, तो मोटर जनरेटर सेट को आप भी ओवरलोड नहीं कर सकते। समझ गए, कौन सा परिवर्तक। और देखो पहले तो मोटर जनरेटर सेट क्या है, परिवर्तक है एक तरह का, इसको एमजी सेट बोलते हैं। क्या करता है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी लेगा फिर जनरेशन करेगा। समझ गए, मतलब मैकेनिकल से, लेकिन पहले इलेक्ट्रिकल ले रहा फिर इलेक्ट्रिकल दे रहा है, तो ये रोटरी कन्वर्टर देखो घूमने वाला पार्ट है। समझ गए, तो इसमें ओवरलोड नहीं कर सकते। और एक हो गया रिश्तेकारी यूनिट, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 पे जाएगा। रेक्टिफायर का जो यूनिट होगा बाबू ओ, समझिए, जिसमें रेक्टिफायर बनाया जाएगा, जैसे मीटर रेक्टिफायर वगैरह हो गया, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ओवरलोड उसको कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ओके। चलो नेक्स्ट सवाल 36 नंबर का प्रश्न देखो। 36 नंबर के बोल रहा है कि पैनल बोर्ड में कौन से उपकरण से परहेज किया जाता है के सिवाय। बोल रहा है कि विच डिवाइस इज अवॉइडेड इन द पैनल बोर्ड असेंबली। जब असेंबल करते हैं तो उस समय क्या होता है कि क्या परहेज करेंगे, मतलब अवॉइड क्या करना चाहिए आपको। समझ गए, ये सवाल आपसे पूछा है कि अवॉइड आपको क्या करनी चाहिए। तो क्या होता है कि सेसर को अवॉइड करनी चाहिए। देखो इंडिकेटिंग लैंप तो होगा ही, आइसोलेटिंग स्विच तो होगा ही, पुश पुल बटन होगा, लेकिन ये सेसर नहीं होगा। समझ गए, इससे क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। किसको, पैनल बोर्ड में असेंबल कर रहे तब ओके। चलो तो आपका राइट आंसर कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा। ये सब तो होनी ही चाहिए, ये सब तो होनी चाहिए ओके। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। 37 नंबर बोल रहा है कि कौन सा उपकरण भड़कने को छीनने से रोकता है और पैनल बोर्ड में फंसे केबल। बोल रहा है बीच डिवाइस प्रिवेंट प्लेयर आउट ऑफ द स्टीपेड एंड स्टैंडर्ड केबल इन द पैनल बोर्ड। समझ गए, पैनल बोर्ड। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, यहाँ पे स्लीप दिया गया है, वायर फिलेटर दिया गया, लैक्स एंड थंबल, और चौथा दिया है केबल वाइंडिंग एंड स्टेम एंड बॉटम। तो लैक्स एंड थंबल, समझ गए, लैक्स और थंबल फंसे केबल को क्या करेगा, ये पैनल बोर्ड में फंसे केबल, समझ गए, उपकरण भड़कने के छीनने से रोकता है। समझ गए, प्रिवेंट फ्लेयर, मतलब दोनों के बीच में क्या रहेगा, इसमें मान लो कि बाहर गया है तो इस तरह से इसमें लगा दिया जाता है ओके। चलो 38 नंबर देखो। 38 नंबर क्या बोल रहा है, और ये सब जो अभी सवाल आ रहे हैं ना बाबू, सब किसके हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ कि कंट्रोल पैनल,
कंट्रोल पैनल वायरिंग के सवाल है बाबू, आप लोग भारत स्किल में जाना, इस चैप्टर को आप लोग देखना, जिसका वो डायग्राम नहीं मिल रहा था उस डायग्राम को आप लोग देख लेना। ओके, देखो 38 नंबर देखो कि कौन सा उपकरण ओवरलोड से बचाता है और पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से भी, ओवरलोड से भी बचाएगा, और कौन सा उपकरण ओवरलोड से बचाता है और पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट से भी। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि क्या बचाता है, एमसीबी रहता लगा होता है बाबू, यही बचाता है, ओवरलोड होगा तो भी और शॉर्ट सर्किट होगा तो दोनों से। तो क्या हो जाएगा, मिनीचर सर्किट ब्रेकर। समझ गए, पैनल बोर्ड की बात करेगा तो देखो आइसोलेटिंग स्विच रहेगा वो तो होगा नहीं, टाइम डिले, देखो टाइम वो डिले कर सकता है, टाइम को आप सेट कर सकते हो, थर्मल ओवरलोड मतलब ओवरलोड में ही बचाएगा, लेकिन यहाँ पे दोनों पूछ लिया था तो इसलिए मिनीचर सर्किट ब्रेकर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल देखो, 39 नंबर का सवाल देखो क्या बोल रहा है कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। समझ गए, इसका अनुप्रयोग, बीच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ द सिंक्रोनस मोटर, मतलब सिंक्रोनस मोटर का मेन उपयोग क्या है, मतलब कहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो पहला बोला एलिवेटर में, तो एलिवेटर में जिसका हाई टॉर्क हो रहा है उसका तो ये तो होगा नहीं। फिर दिखा है पेपर रूलिंग मिल में, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा पेपर रूलिंग मिल में। फिर बोला एसी टू डीसी कन्वर्टर, तो ये नहीं होगा। एसी टू डीसी कन्वर्ट जो करता है उसको क्या बोलते हैं बाबू, इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर बोलते हैं बाबू, इन्वर्टर करता है नहीं, सॉरी इन्वर्टर नहीं करता है, वो डीसी टू एसी करता है। एक क्या करता है बाबू, ये करता है आपका रेक्टिफायर। कौन करेगा, रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। देखो आपका राइट आंसर 4 होगा बाबू, पावर फैक्टर करेक्शन में इसका यूज करते हैं हम लोग। सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कहाँ है, पावर फैक्टर को सुधारने में इसका यूज किया जाता है, फैक्ट्री में लगाया जाता है जहाँ पावर फैक्टर को क्या करता है, सुधारता है। ओके, चलो 40 नंबर का सवाल देखो, 40 नंबर देखो क्या बोल रहा है कि एक ऐसी प्रतिरोधक को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ताओं और आगमनात्मक भार का मानक कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है। बोले विच इज द स्टैंडर्ड ड्यूटी साइकिल कोड ऑफ द कंडक्टर एंड स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द एसी रेजिस्टिविटी एंड इंडक्टिव लोड। समझ गए, वो है एक स्टैंडर्ड साइकिल पूछा है, तो इसमें देखो इस तरह का मार्किंग किया गया है, AC1 AC2 AC3 AC3 3 2 बार हो गया, तो लेकिन इसका आ रहा है आपका भी होगा AC2। समझ गए, इसमें क्या करते हैं देखो क्या बोला है कि फ्रेम को बांधने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। बोल रहा है कि which material of the made the open frame by metallic adjustable thermostat contact। देखो कॉन्टैक्ट समझ गए क्या है, एडजस्टेबल है, देखो एक मूवेबल है एक क्या है, फिक्स है। देखो इस तरह की मान ली कि एक फिक्स है, देखो एक क्या है, एक तरह का बाबू, एक तरह का क्या है, एक तरह का फिक्स है और एक क्या है, मूवेबल है, मूवेबल है, मूवेबल है एक तरह का। देखो तो मूवेबल एक तरह का बोला जाए तो मतलब इसको मूव भी कर सकते हैं। समझ गए, मूवेबल है तो मूवेबल इसको एक तरह का मूव भी कर सकते हैं आप, तो इसका कॉन्टैक्ट की बात किया है। तो देखो ये जो कॉन्टैक्ट होता है ना बाबू, ये सिल्वर का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, सिल्वर का, चांदी का। समझ गए, सिर्फ कॉन्टैक्ट, समझ गए सिर्फ कॉन्टैक्ट। तो आपका राइट आंसर ए पे जाएगा, इसको सिल्वर का बनाया जाता है। समझ गए, सिल्वर से हम लोग उपयोग करते हैं। चलो 42 सवाल देखो, बोल रहा है पावर कट ऑफ के बाद कौन सा रिले अपने संपर्कों को स्थिर में रखता है, समझ गए। जब पावर कट हो गया, बोल रहा है कि विच रिले होल्ड देयर द कॉन्टैक्ट इन द पोजीशन ऑफ द पावर इज कट ऑफ। जब पावर कट भी जाता है तो क्या करता है, उसको स्थिर रखेगा। इस तरह से मान ली कि आपको उसको चिपका के रखेगा। समझ गए, तो कौन सा होता है बाबू, ये कौन सा रिले होता है, इसको बोलते हैं लैचिंग रिले। समझ गए, लैचिंग रिले इसको बोला जाता है बाबू। तो क्या करता है कि पावर कट आउट भी हो गया तो इसको संभाल के रखेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 43 सवाल, अब हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं, 50 के करीब पहुंचने वाले हैं। देखो कौन सा स्विच ऑफ लोड पर संचालित होता है। बोल रहा है कि विच स्विच इज ऑपरेट इन द ऑफ लोड कंडीशन। जब मान लें कि पावर बंद है, क्या बाबू, पावर ऑफ है, तो उस कंडीशन में इसको आपको
संचालित करना है, मतलब ऑपरेट करना, समझ गए। तो क्या होता है बाबू, ये होता है लिमिट स्विच। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट स्विच। लिमिट स्विच कहाँ होता है, ऑफ कंडीशन में इसको स्टार्ट किया जाता है, लिमिट स्विच। ओके, इसमें लिमिट होता है कि इतना ज़्यादा नहीं। ओके चलो 44 देखो, 44 देखो क्या बोल रहा है। 44 सवाल आप देखेंगे तो 44 बोल रहा है कि किस प्रकार का उपकरण मोटर को सुरक्षा करता है पैनल बोर्ड में ओवर हीटिंग और ओवरलोडिंग। समझ गए, पैनल बोर्ड है उसमें ओवर हीटिंग है या हो गया, तो आपको मालूम होनी चाहिए कौन सा होता है बाबू, क्या होगा, कौन सा होता है आपको मालूम होनी चाहिए कि हीटिंग की बात कर रहा है, ओवर हीटिंग और ओवरलोडिंग। तो ओवरलोड होगा तो गर्म तो होगा ही, हीट तो होगा ही, हीट से समझो क्या, तो हीट से आपको हो गया थर्मल, थर्मल रिले। थर्मल रिले का यूज करेंगे आप। थर्मल रिले आप कहाँ कहाँ देखते हो, जैसे आप आयरन में भी देखते हो, आयरन आपका होता है ना कपड़ा आयरन करने के लिए, तो उसमें भी लगा के जैसे हीट होता है वो बंद हो जाता है, फिर ठंडा होता है फिर चालू हो जाता है पावर। समझ गए, पावर को कट आउट करता है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्मल रिले। चलो 45 देखते हैं। 45 देखो क्या बोल रहा है, 45 बोल रहा है किस प्रकार का कोड जी श्रेणी एमसीबी का संरक्षण है। बोल रहा व्हाट टाइप ऑफ द लोड प्रोटेक्टेड जी सीरीज एमसीबी। तो जी सीरीज की ये बात कर रहा है, समझ गए। तो मतलब जी सीरीज का एमसीबी जो होगा बाबू कहाँ यूज करेंगे, एमसीबी बहुत टाइप का एमसीबी होता है, समझ गए, जी ए बी सी ये सब होता है। तो जी का यहाँ पूछा है तो जी हमारा होगा एयर कंडीशनिंग के लिए। एयर कंडीशनिंग में जो एमसीबी लगाएंगे वो जी सीरीज का एमसीबी लगेगा। ओके चलो 46 प्रश्न देखो क्या बोला है कि एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार का रिले उपयोग किया जाता है। बोल रहा है विच टाइप ऑफ द रिले इज यूज इन द बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। दोनों में मतलब वर्क करेगा, एसी में भी काम करेगा और रिले और डीसी में भी। समझ गया, तो रीड रिले नहीं करेगा। तो यहाँ राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा बाबू। इम्पल्स रिले का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें, एसी और डीसी दोनों में। समझ गए, चलो नेक्स्ट सवाल 47 देखो। 47 सवाल क्या बोल रहा है, 47 बोल रहा है कि कंट्रोल पैनल में कंट्रोल के साथ क्यों दिए जाते हैं ट्रांसफार्मर। बोल रहा है व्हाट कंट्रोल पैनल आर प्रोवाइडेड विद द कंट्रोल ट्रांसफार्मर। देखो कंट्रोल पैनल जहाँ लगाते हैं एक ट्रांसफार्मर भी लगा होता है। समझ गए, जैसे आप मान लें कि एलईडी देख लो, एलईडी बल्ब देख लो, उसमें भी ट्रांसफार्मर होते हैं बाबू। समझ गए, चाहे आप देख लो स्टेपलर, स्टेपलर देख लो, स्टेपलाइजर जो होता है उसको देख लो बाबू, स्टेपलाइजर को, स्टेपलाइजर में भी वही होता है। समझ गए, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है। तो क्यों लगाया जाता है, समझ गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। समझ गए, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को ऑपरेट कराने के लिए लगाया जाता है। ओके चलो 48 सवाल पे आ जाओ। 48 क्या बोला है कि पावर और कंट्रोल वायरिंग में अलग अलग रेस में क्यों चलते हैं दोनों। समझ गए, अलग अलग रेस में क्यों चलते हैं। बोल रहा है कि वाई पावर एंड कंट्रोल वायरिंग रन इन द सेपरेट रेस वे। मान ली कि एक वायर इसका एक अलग तो एक अलग, इससे अलग अलग होगा। समझ गए, इसमें जो वायर आप इस तरह से अलग अलग रेस में लगाते हैं देखेंगे तो कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का, एक ही पे ऐसा नहीं लगाया जाता। तो इसका लगाने का क्या कारण, समझ गए। तो इसको हम लोग लगाते हैं, देखो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, टू इंक्रीज द 48 का आप देखेंगे, सॉरी 48 का क्या हो जाएगा, टू इंक्रीज द करेंट कैरिंग कैपेसिटी। ये तो होगा नहीं, समझ गए, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। दूसरा देखो, दूसरा क्या बोल रहा है कि टू इंक्रीज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो, पहला क्या पूछ रहा है कि टू रिड्यूस द हीट। तो हीट के रिड्यूस के लिए ऐसा नहीं किया जाता है बाबू, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, टू रिड्यूस द रेडियो इंटरफ्रेंस। समझ गए, देखो ऐसे एक दूसरे पे जाएगा तो रेडियो इंटरफ्रेंस होगा, इसलिए हम लोग इसको अलग अलग वे करते हैं। समझ गए, अलग अलग रेस में इसको लगाते हैं ताकि इंटरफ्रेंस ना हो। तो आपका राइट आंसर 2 पे जाएगा, टू रिड्यूस द इंटरफ्रेंस। समझ गए, चलो नेक्स्ट सवाल 49 देखो। 49 सवाल में क्या बोला है कि मोटर के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है एक औद्योगिक अनुप्रयोग में। समझ गए,
एक औद्योगिक अनुप्रयोग में। तो देखो इसमें पहला बोला है कि टू शेयर द मोर लोड, समझ गए, मोर कि अधिक भार साझा, ये तो होगा नहीं अधिक भार साझा। फिर दूसरा बोला टू रिड्यूस द पावर कंजप्शन, समझ गए, तो ये देखो औद्योगिकरण में पावर कंजप्शन क्यों, ऐसा तो होगा नहीं इंडस्ट्री में। फिर दूसरा टू मिनिमाइज द ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो नियंत्रण से क्या है यार, मिनिमाइज ऐसा कुछ नहीं है, उसमें मिनिमाइज का कुछ आता ही नहीं। आप तो नियंत्रण कर रहे हैं ना, कंट्रोल, मतलब सिक्वेंशियल कंट्रोल ऑफ द मोटर आप रिक्वायर्ड कर रहे हैं, तो उसमें तो ये होगा नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या बोला है कि टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द ऑपरेशन, समझ गए, ऑपरेशन की सटीकता को बढ़ाने के लिए। देखो मान लीजिए कंट्रोल करना, आपको कंट्रोल सर्किट आप नहीं लगाए ऑटोमेटिक वाला, तो मोटर चल रहा है, समझ गए, कभी स्पीड कभी कम, इसलिए जैसे ही स्पीड बढ़ेगा तो फिर मान लीजिए जितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से हो जाएगा। मान लीजिए अभी कम ज़्यादा लोड पड़ा तो कम हो गया, फिर कम लोड पड़ा तो ज़्यादा हो गया, समझ गए, तो उसके रिक्वायर्ड से इसलिए हम लोग कंट्रोल पैनल लगाते हैं या कंट्रोल सिस्टम लगाया जाता है ताकि ऑटोमेटिक कंट्रोल हो वहाँ पे और एक्यूरेसी आ सके, समझ गए, सटीकता आ सके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये लास्ट सवाल है आपका। देखो लास्ट सवाल क्या बोल रहा है, लास्ट सवाल आप देखेंगे यहाँ से क्या बोल रहा है कि मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है और रिवर्स कंट्रोल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर यदि रिवर्स पुश बटन को आगे की ओर दबाया जाता है। बोल रहा है कि वाई द मोटर नोट चेंजिंग द डायरेक्शन, मतलब मोटर की डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज होता इफ़ द रिवर्स पुश बटन इज प्रेसेड, जब रिवर्स पुश बटन हम लोग दबा रहे हैं फिर भी मोटर नहीं रिवर्स हो रहा है। फिर फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, हम लोग यहाँ पे जो स्टार्टर यूज किए हैं, देखो ऑप्शन हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो स्टार्टर यूज किया हूँ हम लोग क्या किए हैं बाबू, स्टार डेल्टा, समझ गए, फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर हम लोग यूज किए हैं, समझ गए। तो हम लोग अगर यहाँ पे रिवर्स वाले बटन भी दबा रहे हैं तो भी हमारा मोटर रिवर्स नहीं हो रहा, मोटर चल रहा है, समझ गए। तो क्या कारण हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ड्यू टू द इंटरलॉक रिवर्स कॉन्टैक्टर, बोल रहा है रिवर्स कॉन्टैक्टर में इंटरलॉक होने के कारण, मतलब रिवर्स जो कॉन्टैक्टर वहाँ पे होगा इंटरलॉक हो गया, मतलब वो बंद हो गया, मतलब खुल ही नहीं रहा है, किसी तरह से जाम हो गया या लॉक हो गया, समझ गए, इंटरलॉक हो गया, इसके कारण नहीं खुल रहा है, इसलिए आप रिवर्स बटन दबा दे रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन जा रहा है लेकिन वो वहाँ पे खुल ही नहीं पा रहा है, समझ गए। तो आपका ये 50 प्रश्न था बाबू, ये 50 प्रश्न को मैंने कवर किया। इसमें देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि इसमें चैप्टर मैंने क्या क्या लिया था। इसमें ज़्यादा सवाल था किसका, कंट्रोल